आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को अपने राइट के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है। उस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जैसे आपका राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट 2005 है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ऐसे ही पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 बना। ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और ये हर एक जगह इंप्लीमेंट होता है। वो इस राइट टू आपके पास जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के पास हो, यानी किसी भी ऑफिसर के पास हो जो एक मजिस्ट्रेट लेवल का गैजेटेड ऑफिसर हो, मजिस्ट्रेट लेवल का हो, उसके पास अगर वो रिकॉर्ड का कीपर है तो उस व्यक्ति को ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है। किस लिए प्रोवाइड करना है, कौन सा व्यक्ति एलिजिबल है, ये इस एक्ट में सारा कुछ दिया गया है। इसमें सिमिलरली अपील का प्रावधान है जैसे आरटीआई एक्ट में है। लेकिन ये एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आरटीआई एक्ट में अगर आप कॉपी मांगते हो, हालांकि आरटीआई एक्ट में भी आपको आरटीआई सर्टिफाइड कॉपी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर, लेकिन वहीं पे अगर उसमें साइन स्टैंप या सिग्नेचर नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसको भी अगर पब्लिक अथॉरिटी को प्रूफ करने के लिए उस ऑफिसर को बुलाया जाता है। वहीं पे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आरटीआई में जहां पे आपको जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, यानी उसकी टाइम लिमिट 30 दिन है, वहीं पे अगर आप पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो ये विद इन 7 डेज किसी भी ऑफिसर को आपको प्रोवाइड करना होता है। जब आप कोर्ट के अंदर सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए जाते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं और एप्लीकेशन आप अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मोस्टली नहीं लिखते हैं सेक्शन, मोस्टली अगर सेक्शन ना भी लिखें, ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के पीआईओ को पता होना चाहिए कि आपको किस प्रावधान के तहत, अगर आप सिंपल एप्लीकेशन भी आरटीआई में देते तो भी जवाब देना है, या अगर उसका फॉर्मेट उसको ज़रूरत है तो वो अपना फॉर्मेट अपनी साइट पर डाल के रखे, लोग वही फॉर्मेट भर के इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चनों का जवाब लेते हैं, पैरावाइज रिप्लाई लेते हैं आरटीआई के अंदर। आप ट्रांसपेरेंसी के लिए एज इट इज़ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत भी ले सकते हैं। ये विवाद आपको पीछे असेंबली के अंदर आरएस पठानिया ने असेंबली के अंदर, असेंबली के हाउस के अंदर माननीय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने इंश्योर किया, एश्योरेंस दी कि अगर ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो भी मुलाजम जिस भी ऑफिसर का ये मिसकंडक्ट पाया जाएगा, वो मिसकंडक्ट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट उसको इम्पोज करके उसकी सैलरी से वो डिडक्शन करके किसी को दी जाती थी या डिपार्टमेंट देता था, जो भी एप्लीकेंट होता था। लेकिन वहीं पे ये सवाल भी उठा कि अगर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का वायलेशन होता हो तो इसमें जो पब्लिक सर्विस का पीआईओ होगा उसको उस मिसकंडक्ट के लिए कोई पुनिशमेंट का प्रावधान, यानी कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट उसके खिलाफ हो, इस तरह का कोई प्रावधान रखा जाए ताकि लोग सतर्क हो जाएं। वहीं पे इस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत मैंने इससे पहले डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है, उसको भी इसके तहत डॉक्यूमेंट मांगे और वहीं पे मैंने इससे पहले डिप्टी कमिश्नर जम्मू से भी इस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट मांगे। उसके बाद बात करें इसी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत मैंने डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से भी डॉक्यूमेंट मांगे। अब ये डॉक्यूमेंट मेरे को, मैं 7 तारीख को ये डॉक्यूमेंट मांगता हूँ, 7 अप्रैल को मई हो चुका है और जून खत्म होने जा रहा है। आज तक ये डॉक्यूमेंट मेरे को प्रोवाइड नहीं हुए, लेकिन यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को एक रिप्लाई मिला और उस रिप्लाई के साथ साथ जो पीआईओ ने मेरे को रिप्लाई दिया है, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो ये करता हूँ कि डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स अनुराधा मैडम को, कि जब मैंने आरटीआई भी साथ में फाइल की थी तो आरटीआई में भी सिमिलर डॉक्यूमेंट मांगे थे और इसमें भी सिमिलर डॉक्यूमेंट मांगे थे। वहीं पे जब उसने ऑब्जर्व किया, उससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो लेक्चरर आपने पीआईओ बना रखे हैं, तो मैं सबसे बड़ा सल्यूट ये करता हूं कि उन्होंने पीआईओ को चेंज करके पीआईओ को रिमूव कर दिया और नई पीआईओ एडिशनल सेक्रेटरी
और डिप्टी डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को बनाया गया है। वहीं पे अपीलेट अथॉरिटी को जहाँ पे वो अपीलेट अथॉरिटी थी उसको चेंज करके जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बनाया गया है। क्योंकि अब आपको अगर इंफॉर्मेशन सीख करनी है तो आप यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कर सकते हो और उम्मीद भी लगा सकते हो कि मिल जाएगी। इससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और ना ही यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट किसी को प्रॉपरली कोई जवाब देता था। ये जवाब ना देने की वजह से ही मैंने ये एप्लीकेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 64 66 के तहत मांगी थी, जिसमें मुझे पता था कि इसको जवाब देने वाला व्यक्ति अपने आप को लॉ ऑफिसर मानता है जूनियर असिस्टेंट, और सारा काम वो जब आप कोई विजिलेंस में कंप्लेंट डालेंगे, आप एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट डालेंगे, उन कंप्लेंटों का जवाब भी आज से पहले वही देता था और आरटीआई के भी सबके जवाब जो टेक्निकल जवाब हो वही देता है, क्योंकि आरटीआई वाले लोगों को खुद काम करना नहीं आता था और वो प्रूफ भी हो गया और उनको रिमूव कर दिया। वहीं पे बात करें, ये जवाब भी उन्होंने ही लिखा है। इस जवाब को पब्लिक में इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं अगर कोई एप्लीकेंट एप्लीकेशन बनाता है वो किसी सेक्शन के तहत ना दे, वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत ना मांगे, ये एक्ट ही इसलिए बना है कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी जो इंडियन सिटीजन हो वो जो जिस चीज़ की मांगे, ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए डिपार्टमेंटों की है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसके पास भी हो पब्लिक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब पब्लिक अथॉरिटी कोई भी हो, अगर वो पब्लिक का काम कर रही है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इन्होंने जो रिजेक्शन की है, रिजेक्शन इन्होंने यानी 2 दिन पहले, ये लेटर मैंने रिसीव किया है, 2 दिन पहले इन्होंने इस लेटर की रिजेक्शन की है। टाइम लिमिट 7 दिन है, 7 दिन में इनको हमें कम्युनिकेशन देनी थी कि 7 दिन के अंदर हम ये किस ग्राउंड पे इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन के अंदर ये लिखा गया था कि आप इस सेक्शन के तहत हमें ये प्रोवाइड करें, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो मुझे रिप्लाई मिला है तो वो ये कह रहे हैं कि दिस रिगार्ड द रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सबमिटेड हैज बीन एग्जामिन्ड एंड फाउंड दैट द सेम इज नॉट मेंटेनेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर द रीजन ऑफ द स्टेटेड बिल। वो ये कह रहे हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सेक्शन 67 के तहत और सेक्शन 74 के तहत अगर आप पब्लिक डॉक्यूमेंट कोर्ट से भी मांगते हो, वो भी सर्टिफाइड और ट्रू करके आपको जजमेंट की कॉपी देता है या कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्रोवाइड करता है। वो इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसकी डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है। तो जब ये इस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत ही प्रोवाइड होती है और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आपको डिप्टी कमिश्नर भी जब सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है तो वो भी सर्टिफाइड ट्रू लिखता है और एज इट इज़ ये हर एक डिपार्टमेंट को देनी। पहला जवाब तो इनका ये है कि मेरे को ये वाला जो पेज इन्होंने पकड़ाए हैं, इन्होंने कहा कि जितने भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर नोटिफाइड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की गैजेट में किए गए हैं उसमें हमारा नाम कहीं नहीं। दैट मीन्स कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर आता ही नहीं। तो मुझे सबसे बड़ा सवाल माननीय उमर अब्दुल्ला साहब से है कि क्या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नोटिफिकेशन निकाली है, आपके जितने भी बाकी डिपार्टमेंट हैं इन्होंने अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्यों नहीं डेजिग्नेट किए हैं? फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी या डिपार्टमेंटों के नाम जो लिखे गए हैं राशन कार्ड कोई डिपार्टमेंट नहीं है। इशूइंग ऑफ सिलेंडर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट राशन कार्ड, ये भी कोई डिपार्टमेंट का नाम नहीं है। नेम ऑफ द सर्विस कि किस सर्विस की आपको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी। अब अगर इन्होंने स्किप कर दिया है ट्रांसफ़र एंड शिफ्टिंग ऑफ जो भी एम्प्लॉय होंगे एफपी शॉप टू अनदर, और बहुत सारी ऐसी ऐसी पूरी लिस्ट है जिस लिस्ट में किसी भी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन अथॉरिटीज़ जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटीज़ हैं और सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी हैं उनके नाम लिखे गए हैं और विद इन 7 डेज इनको प्रोवाइड करना है। किसको? विद इन 30 डेज प्रोवाइड करना है। ये चीज़ इस नोट गैजेट के अंदर लिखी है, लेकिन एक्ट कुछ और कहता है। मेरा बड़ा क्लियर सवाल है कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आते हैं। उन पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत उनके पास पब्लिक इंफॉर्मेशन है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर किसी भी जम्मू कश्मीर के व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट लेने हैं, वैसे तो ये डॉक्यूमेंट डस्टबिन में डला है,
पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत अगर आप आरटीआई लगाओगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने डॉक्यूमेंट किसी को मिले हैं, तो जवाब नो आएगा। आप अगर किसी भी पीआईओ से ये बात करेंगे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आपने कितने डॉक्यूमेंट किसी को प्रोवाइड किए, वो बोलेंगे हम तो इसके अंदर आते ही नहीं। लेकिन फिर ये कानून बना क्यों है? 2011 के अंदर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बना क्यों है? ये पब्लिक का राइट है, अगर उसको जल्दी में डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट ले सकता है। और इसका थर्ड सेक्शन कहती है राइट टू पब्लिक सर्विस। और पब्लिक सर्विस है क्या? पब्लिक सर्विस के अंदर द राइट रेफर टू सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 कहती है provision of this act is every eligible person in the union territory of Jammu and Kashmir shall have the right to public service। पब्लिक सर्विस में क्या क्या है? नंबर 1 ए में है एक्सेस टू द पब्लिक सर्विस, receive the public service within specified time limits, receive the public service in the transparent manner, demand performance of the duty and functioning in accordance with this act। हम किसी भी ऑफिसर की परफॉर्मेंस ड्यूटी अकॉर्डिंग दिस एक्ट मांग सकते हैं, लेकिन यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर आप उन ऑफिसरों की ड्यूटी और परफॉर्मेंस क्यों नहीं मांग सकते हैं? उसको ये अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट लिख के देते हैं कि ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। यही जवाब हमें यहाँ पे मिला है, लेकिन जवाब मिला है कुछ आड़ा टेढ़ा, और ये जवाब लिखने वाला जूनियर असिस्टेंट है, किसी भी ऑफिसर ने नहीं दिया है। अब इसकी अपील तो हम करेंगे, चलो अपील में जो भी होगा, अपील हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस एक्ट के तहत आप डॉक्यूमेंट कभी भी डिपार्टमेंट से नहीं मांगते हैं। सिर्फ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर का हर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आप देखें कि इस एक्ट का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। आरटीआई तो बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें 1 महीने का टाइम होता है, वो 1 महीने में आपको नहीं देते हैं, फिर 1 महीने के बाद रिजेक्ट कर देते हैं, प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, फिर आप अपील में जाते हैं, फिर सीआईसी में जाने की बारी आती है और तब तक इंसान की हिम्मत ख़त्म हो जाती है। ये प्रोसीजर तकरीबन 6 महीने लगता है और कोई नहीं पूछता है, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं है। अब बात करें, उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि दैट सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक कैन बी सप्लाई ओनली अपॉन द पेमेंट ऑफ फी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन एप्लीकेबल J&K गवर्नमेंट रूल। द प्ली रिगार्डिंग द RTI fee structure BPL is exempted is not applicable to request made under this Evidence Act in the absence of the prescribed fee। Issuing of the certified copy is not permissible। होता क्या प्रोसीजर है, जब आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से डॉक्यूमेंट, इवन कोर्ट में भी जब मांगते हो, तो आपको नहीं पता होता कि पेज कितने हैं। पर पेज की फ़ी होती है 10 रुपये। कोर्ट जो लेता है वो कोर्ट की ट्रेजरी की फीस प्रिस्क्राइब्ड होती है। अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कितनी प्रिस्क्राइब्ड होती है ये वो ही जाने, लेकिन जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है वो देना होता है। ये हमें आरटीआई का रेफरेंस देकर कहते हैं कि वहाँ पे बीपीएल कैटेगरी वाला एग्जेम्प्टेड है, यहाँ पे आप एग्जेम्प्टेड नहीं है। लेकिन क्या आपने मुझे 7 अप्रैल से लेकर 22 जून तक या 23 जून तक कोई कम्युनिकेशन लेटर दिया कि जिस कम्युनिकेशन लेटर में आपने कहा कि आपकी डॉक्यूमेंट, आपकी इंफॉर्मेशन इतनी है और इतनी फीस बन रही है, ये फीस आपको पे करनी? नहीं दिया। ये जवाब हमें मिल रहा है जब हम अपील कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं सेवरल रिकॉर्ड्स सॉर्टेड एप्लीकेंट इंक्लूडिंग CID वेरिफिकेशन, ACP वेरिफिकेशन, इंटरनल ऑफिस, E-ऑफिस नोट एंड नोट शीट, so and so not cast any obligation upon the department to provide the certified copy of such record, but certain portion of the application, particularly part D and F, seeking the data compile information's complete record without identifying any specified existing document। The provision of the Indian Evidence Act does not require dependent upon the comply, extract and create a new information। The request seeking the complaint file including the sheets and merely because of the office custody। The multiple E-office file numbers is vague in the nature and cannot be treated as public document merely because they are existing in official custody। मेरा खुद का टर्मिनेशन लेटर E-ऑफिस की कॉपी मांग रहा, मेरा खुद का टर्मिनेशन लेटर भी एप्लीकेंट को लेने की इजाज़त यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से नहीं है। आप ये सोच सकते हैं। तो ये जो जवाब हमें मिला है,
हम ये जवाब पब्लिक करना इसलिए चाहते थे कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो ये गेज़्ड अकॉर्डिंग टू पब्लिक सर्विस एक्ट गारंटी एक्ट 2011 के तहत जितनी भी डिपार्टमेंटों को इसके अंदर राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्स या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें पीएचई डिपार्टमेंट के रिलेटेड या डोमेस्टिक या और डिपार्टमेंट पीआरसीज के रिलेटेड रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट कितने इशू हुए, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट कितने इशू हुए, उसके अलावा जो गर्दौरी, जामाबंदी या म्यूटेशंस या कॉपी ऑफ म्यूटेशंस या डिमार्केशन लैंड, ये सारे डॉक्यूमेंट जो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस हैं, रजिस्ट्रेशन व्हीकल आरसीज हैं, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, और इन चीज़ों को बताया है कि ये की अथॉरिटी कौन है, एनओसीज हो गई, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशंस आपकी होती है या बिल्डिंग्स की परमिशंस होती हैं, इन सारी चीज़ों के पीआईओज बताए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपने किसी और डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट से या किसी भी डिपार्टमेंट से लेने, उनको नोटिफिकेशन गैजेट में नहीं डाला है और डिपार्टमेंट इसका एक्सक्यूज़ देते हैं, जबकि एक्ट कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जितने भी हैं ट्रिब्यूनल हैं, सब ने प्रोवाइड करना है। और ये सीआरपीसी ने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 75 भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी प्रोवाइड करना है। तो ये हमारा राइट है। सारे लोग मांगे पब्लिक अथॉरिटी से, अगर नहीं देते हैं, लेकिन लिहाजा उमर अब्दुल्ला साहब को ये मॉनसून सेशन में इस बिल को लेकर आना चाहिए कि जो पब्लिक के साथ कंडक्ट है, कंसर्न ऑफिसरान का जो पीआईओज हैं, उनका कंडक्ट भी ठीक होना चाहिए और विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इनको प्रोवाइड करना चाहिए। वहीं पे दूसरी बात करें इम्पोजिशन ऑफ कास्ट, जो आपने इम्पोजिशन ऑफ कास्ट रखा है, इसमें भी आपने डिस्क्रिशनरी फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी की रखी है, और फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी कभी भी कास्ट इम्पोज पीआईओज के ऊपर नहीं करता है, क्योंकि वो उनके सबॉर्डिनेट होते हैं और वो सिमिलर डिपार्टमेंट के होते हैं। इसलिए जो फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी होता है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का रखा होना चाहिए, या वो एक ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो इनके ऊपर कास्ट इम्पोज करे, ताकि पब्लिक की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट की है वो बताने में कोई भी दिक्कत ना हो और लोग फिर मिसलेड ना करें कि भाई सरकार हमसे कुछ छुपा रही है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।